निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुशांत त्रिवेदी है। टेक्स्ट बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर यूपीएससी 2025 में हिस्ट्री से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो क्लास से आए थे। ठीक है, सो यहाँ पर आज हम लोग इससे संबंधित एक वीडियो कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि इसमें आप सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो, है ना। और आप देखेंगे कि इसमें क्लास से रिलेटेड जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। तो यदि हम इतिहास को देखें सो इतिहास में कुल 16 प्रश्न आए थे और यदि हम कक्षा या क्लास से देखें तो यहाँ से 14 प्रश्न जो हैं वो एज इट इज पूछे गए। तो 16 में से कुल 14 प्रश्न जो हैं वो क्लास से पूछे गए थे और यहाँ पर हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर हम लोगों ने क्लास में कैसे उस पॉइंट को डिस्कस किया था। ठीक है, सो मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि इस वीडियो में आप लोग बने रहें। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर जो है पहला पॉइंट आया है कि उन्होंने प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। तो यहाँ पर यह पूछा गया था कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन जो हैं वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आया था कि कौन सा या कौन से कथन सही है। तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था और राजा राम मोहन रॉय के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था तो जैसे आप देखिए कि उन्होंने मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया, सामाजिक कुरीतियां जैसे सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, जातिवाद के विरोधी थे और अपना जो उनका बेसिकली भारत का जो दर्शन है या भारत का जो ज्ञान है उसके प्रति उन्हें उनके अंदर सम्मान था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो है वो भी आया है और साथ ही साथ वो ये मान के चलते थे कि भारतीय जो हैं वो तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें और यहाँ पर वो पुरुष और महिला दोनों के बीच में बराबरी की भी बात कर रहे थे। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट आया है कि समाज आधुनिक बने और लोगों के बीच तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो विकसित हो। पुरुष और महिलाओं के बीच में किसी भी तरीके का भेदभाव वो नहीं रखते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर पहला पॉइंट भी सही है और दूसरा पॉइंट भी सही है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है या इसके हिसाब से सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11 मान लें तो ये राजा राम मोहन रॉय के बारे में ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आ रहा है कि असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार करें। असहयोग कार्यक्रम जो है वो असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ था और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर जो है वो फोकस किया गया है। पहला है कि न्यायालयों और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, अहिंसा का अनुपालन, उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण और चौथा था विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने अवयव ऐसे हैं जो असहयोग आंदोलन से जुड़े हैं। तो असहयोग आंदोलन जब मैं पढ़ा रहा था तो यहाँ पर मैंने बताया था कि इसमें 2 टाइप के कार्यक्रम थे, एक रचनात्मक कार्यक्रम था और एक नकारात्मक कार्यक्रम था। तो जो रचनात्मक कार्यक्रम था उसमें आप देखिए तो राष्ट्रीय विद्यालयों और पंचायती अदालतों की स्थापना है, ये डिस्कस हुआ था। अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता, स्वदेशी का प्रसार और अहिंसा का पूर्ण रूपेण पालन। तो ये रचनात्मक कार्यक्रम में थे जहां पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं थी। अब जो नकारात्मक कार्यक्रम है उसमें सरकारी उपाधियों और जो चीजें थी उनको लौटाना। दूसरी बात यह थी कि स्कूल, कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार, सरकारी उत्सवों समारोहों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अवैतनिक पदों से जो है वो त्यागपत्र। तो असहयोग का जो आंदोलन था उसमें बेसिकली 2 तरीके के कार्यक्रम थे। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा जो है वो गलत है। उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग ना करते हुए प्रतिधारण, मतलब
यहां पे उसे धारण करना है, लेकिन इसका सार्वजनिक उपयोग नहीं करना है। लेकिन असहयोग आंदोलन में यदि हम देखें तो वहां पर हम समझते हैं कि इन उपाधियों का पूर्ण रूप से त्याग था। ठीक है, ये जो भी उपाधियां दी गई थी सरकारी उपाधियां, इनको यहां पे पूर्ण रूप से छोड़ना था। तो पॉइंट नंबर 3 गलत है। और विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना, ये सही है। तो यहां पर 4 में से 3 सही हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी पूरा जो है वो क्लास में डिस्कस हुआ था। और असहयोग आंदोलन को यहां पर मैंने 2 तरीके से डिस्कस किया था, रचनात्मक कार्यक्रम और नकारात्मक कार्यक्रम। ठीक है, सो अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा यहां पर क्वेश्चन आया है कि सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या था। तो ये मैंने यहां पर जो है वो गुप्त काल या उत्तर गुप्त काल में इसे डिस्कस किया था। और ये अरघट जो है वो देखिए, इसकी ये पिक्चर भी बनी हुई है। ठीक है, तो यहां पर जो कर की दरें थी वो जमीन की उत्पादकता के आधार पर डिसाइड होती थी, और सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग किया जाता था। तो अरघट को ही यहां पर दूसरा नाम रहट दिया गया है। और रहट जो है वो इस तरीके से कुएं में जो है वो एक लोहे का पहिया होता था, जो कि नीचे जाकर और नीचे से पानी लाता था। ठीक है, तो यहां पर यदि हम चारों ऑप्शंस पर देखें तो यहां पर पहला है कि एक घिरनी पुली से खींचा जाने वाला चमड़े का बना पानी का थैला। दूसरा है एक बड़ा चक्का जिसकी स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हों। तीसरा है बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र। और सीधे हाथों से ही रस्सी द्वारा खींचा जाने वाला जल डोल। तो यहां पर यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, और यहां पर यह सही है। ठीक है, तो ये जैसे आप पिक्चर से देखेंगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेसिकली एक गोल पहिया होता था, जिसपे जो है वो एक छोटे छोटे बैग बनाए जाते थे जिसमें पानी भरा जाता था। और इसके माध्यम से यहाँ पर पानी जो है वो कुएं से ऊपर लाया जाता था, और उससे यहाँ पर ये सिंचाई की जाती थी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी क्लास में पूरा डिस्कस हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। और यहां पर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस शासक ने मत विलास, विचित्र चित्र और गुण भरा उपाधियां धारण की थी। तो यहां पर पहला ऑप्शन है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन फर्स्ट और सिंह वर्मन। तो ये वाला जो पॉइंट था ये भी पूरी तरीके से डिस्कस हुआ था, है ना। इसका सही आंसर जो है वो महेंद्र वर्मन फर्स्ट है। और महेंद्र वर्मन फर्स्ट को जब मैंने क्लास में डिस्कस किया था तो मैंने उसका पूरा समय काल भी बताया था। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि 600 से लेकर 630 तक का इसका समय काल है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है वो सिंह विष्णु के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे। युद्ध और शांति दोनों में समान रूप से महान थे। और ये जो तीनों उपाधियां आई हैं, मत विलास, विचित्र चित्र और गुण भरा, ये तीनों उपाधियां जो हैं वो महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा धारण की गई थी। और इसी के समय पल्लव चालुक्य संघर्ष शुरू हुआ। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य शासक था उसके साथ इसके बीच में कड़ा संघर्ष हुआ, और इसने मत विलास प्रेसन नाम का एक हास्य ग्रंथ भी लिखा है। सो महेंद्र वर्मन फर्स्ट को यहां पर द्रविड़ शैली का संस्थापक भी माना जाता है। वो वाला हम लोगों ने बाद में डिस्कस किया था। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में जो भी डिस्कशन हुआ था उससे ये वाला क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया। ठीक है, सो अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और 50 बार पूछा जा चुका है कि कौन सा जो है वो मतलब चीनी यात्री फाहियान और इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा कर रहा है। तो फाहियान के बारे में जो है, फाहियान बेसिकली भारत 399 एडी में आता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, उसके समय इसका भारत आना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी होगा, चंद्रगुप्त सेकेंड। और यहां पर आप देखिए कि जब चंद्रगुप्त सेकेंड को मैं पढ़ा रहा हूं तो यहां पर मैंने ये लिखा भी है कि 399 एडी में फाहियान नाम का एक चीनी यात्री भारत आ रहा है। और उसने यहां पर जो मतलब यहां से जाने के बाद जो है वो एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है फो क्योकी। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल था और ये कई बार जो है वो एग्जाम में भी पूछा गया है कि फाहियान जो है वो किसके समय भारत आता है। तो इस तरीके से यहां पर ये वाला प्रश्न जो है ये भी पूछा गया। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है कि इसमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध
जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी, राजेंद्र फर्स्ट, जो कि एक चोल शासक है, उसके बारे में कहा जा रहा है। राजेंद्र फर्स्ट के बारे में जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने इसका समयकाल 1015 से लेकर 1044 बताया था। राजेंद्र फर्स्ट को दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है, यह भी बताया था। और यहां पर यह भी डिस्कस था कि अपने शासन के 5वें वर्ष संपूर्ण श्रीलंका को जीता, और श्रीलंका का शासक था महेंद्र पंचम, जिसे बंदी बनाकर जेल भेजा गया। और यहां पर राजेंद्र फर्स्ट को ही कडारम की विजय का श्रेय दिया जाता है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है, जो कि जावा, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप का था, ये कडारम क्षेत्र बोला जाता है। और ये यहां पर मैंने लिखा भी है कि मलाया, जावा, सुमात्रा, है ना। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। सो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी पूरी तरीके से क्लास से ही में ही डिस्कस हुआ था। और यहां पर ये वाली जो क्लास थी ये बेसिकली पेड क्लासेस ही थी, जहां पर ये चीजें डिस्कस हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर आता है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में आपको यह बताना है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो 4 क्षेत्र हैं और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं। तो जब मैंने यहां पर महाजनपद को पढ़ाया था तो महाजनपद के बारे में यहां पर ये मैंने पूरा मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी कि कौन सा जो है वो महाजनपद किस नदी के किनारे था। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम अवंती को लेते हैं तो अवंती जो है ये उज्जैन, मतलब उज्जैन को बोला गया, और ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। और यहां पर यदि हम देखें तो अवंती महानदी को बोला गया है, तो ये गलत है। दूसरा है यहां पर अश्मक, अश्मक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे है, ये सही है। तो यहां पर अश्मक को अस्सक भी कहा जाता था, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो कि गोदावरी नदी के किनारे था, तो ये वाला सही है। कंबोज जो है ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का है, और यहां पर विपाशा या व्यास नदी का कोई आना जाना नहीं है। कंबोज जो है ये बेसिकली काबुल नदी के किनारे था, और जब ये डिस्कशन हुआ था तो यहां पर ये पॉइंट भी आया था, तो ये दोनों गलत हो गए। कोसल जो है ये सरयू नदी के किनारे है, और कोसल को यहां पर इस तरीके से पूरा डिनोट किया जा सकता है। तो 4 में से यहां पर 2 सही हैं, 2 गलत हैं। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज जो है वो क्लास से ही पूछा गया था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां पर आता है कि जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है, प्रादेशिक, राजुक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे। तो यहां पर जब मैं अशोक को पढ़ा रहा था और अशोक का प्रशासन डिस्कस हो रहा था तो इन तीनों ही अधिकारियों के नाम आए थे, है ना। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि राजुक जो है वो मैंने लिखा है डीएम, डीएम का मतलब जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो यहां पर युक्त, राजुक और प्रादेशिक, इनके बारे में डिस्कशन हुआ था, और ये जो है वो जिले के अधिकारी थे, है ना। तो यहां पर हमें दिया गया है ग्राम स्तरीय प्रशासन, तो ये गलत है। जिला स्तरीय प्रशासन, तो ये सही है। प्रांतीय प्रशासन और केंद्रीय प्रशासन स्तर, ये भी गलत है। तो अशोक के अभिलेखों के आज जो आधार पर युक्त, राजुक और प्रादेशिक जो हैं ये बेसिकली जिला स्तरीय प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी थे। राजुक को ही यहां पर आधुनिक काल का डीएम या जिलाधिकारी कहा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज पूरा क्लास से ही है। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है कि यहां पर पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो असहयोग आंदोलन से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें पहला पॉइंट आ रहा है कि कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। दूसरा है कि इसे चरणों में क्रियान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती। तो यहां पर यह कहा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन जो है वो सही है। तो यहां पर जब मैं असहयोग आंदोलन पढ़ा रहा था तो उसमें यहां पर जो पहला पॉइंट आया है कि नागपुर का जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन है उसमें इसकी पुष्टि हुई है, मतलब असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि है वो नागपुर अधिवेशन की है। कांग्रेस ने यहां पर स्वराज के लक्ष्य को अपनाया, और साथ ही साथ गांधी जी ने नारा दिया कि हमें 1 वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति करनी है। अब यहां पर जो है वो हमने इसको इस तरीके से डिस्कस किया था
कि गांधी जी का यह मानना था कि यदि 1 वर्ष के अंदर हमको स्वराज नहीं मिला तो यहां पर हम दूसरे तरीके भी अपनाएंगे, और वही जो दूसरे तरीके थे वो सविनय अवज्ञा और करों के भुगतान न करने से जुड़े थे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो भी गांधी जी के द्वारा किया गया, और यहां पर इसे चरणों में लागू किया गया था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना शामिल था। तो इस तरीके से यहां पर देखें तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, एंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये भी पूरा क्लास में डिस्कस हुआ था। ठीक है, सो अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आया है कि गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है ये कब दिया था? तो यहां पर 4 हमारे पास घटनाएं हैं। चंपारण सत्याग्रह, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय, लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के समय, या भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय। तो यहां पर जब मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा रहा था तो उसमें यहां पर सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था कि गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री मांगे दी कि यदि आप हमारी 11 सूत्री मांगों को मान लेते हैं तो हम आपके खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। वायसरॉय ने यहां पर कोई भी मांगे मतलब नहीं मांगी, तो ये 11 सूत्री मांगे अस्वीकार हुई, और यहां पर हम देखते हैं कि 12 मार्च 1930 से ये दांडी मार्च जो है वो शुरू होता है। दांडी जो है ये नवसारी जिले में है, और गांधी जी यहाँ पे 5 अप्रैल को पहुंच रहे हैं, और इसमें सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ रहे हैं। तो सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ने का मतलब उन्होंने एक मुट्ठी से उठाकर और नमक को पकड़ मतलब छुआ, और इस तरीके से नमक कानून टूट गया। तो यहां पर बहुत सारे बच्चों में इस तरीके का कंफ्यूजन होता है कि गांधी जी ने वहां जाकर नमक बनाया है, तो नमक बनाया वगैरह कुछ नहीं है। बेसिकली वहां पर सांकेतिक रूप से ये नमक कानून तोड़ा गया है, और वहीं पे गांधी जी ने कहा है कि राजद्रोह मेरा धर्म है, मतलब सरकार से बगावत करना अब मेरा धर्म हो गया है, और मैं वो सारे काम करूंगा जो कि सरकार के मतलब अगेंस्ट में है। ठीक है, तो यहां पर ये राजद्रोह मेरा धर्म है, ये वाला चीजें डिस्कस हुई, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हो रही है। महात्मा गांधी का दांडी पहुंचना और वहां पर जाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो यहां पर सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, और ये वाला क्वेश्चन भी पूरा का पूरा क्लास से ही आया था। अगला क्वेश्चन यहां पर आते हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की या डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? तो ये वाला जो है वो 50 बार एग्जाम में आ चुका है, और इसका सही आंसर जो है वो कांसा है ना। तो इसको यहाँ पर हम लोग जब हड़प्पा को डिस्कस कर रहे थे तो मैं मोहनजोदड़ो में यहाँ पर इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा था, और ये वाली जो फोटो है ये नाचती हुई मूर्ति वाली ये भी यहाँ पर आई है, और कांसे की ये नृत्यरत नारी की मूर्ति, और मोहनजोदड़ो से जो भी चीजें मिली हैं जैसे एक महाविद्यालय मिला है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है ना, हाथी का कपाल खंड मिला है, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, एक महाविद्यालय मिला है, एक स्तूप टीला जो है वो मिला है। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है ये जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पर ये चीजें आई थी, और ये वाला जो क्वेश्चन भी एज इट इज क्लास से ही पूछा गया था। ठीक है, सो अगला यहाँ पर आते हैं, और यहां पर एक क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से किस घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया? तो जब मैं यहाँ पर पूना समझौता को पढ़ा रहा था तो मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस किया था कि मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद आदि के प्रयासों से ये पूना समझौता हुआ महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में। महात्मा गांधी ने इस पर साइन नहीं किया था, ये भी मैंने डिस्कस किया था, और हरिजनों के उत्थान पर जो विशेष ध्यान है वो यहाँ पे महात्मा गांधी अब इस चीज को समझ रहे हैं, और महात्मा गांधी जो हैं वो अपने सभी राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में हरिजनों के उत्थान की बात कर रहे हैं। पूना समझौते के बाद ही महात्मा गांधी ने हरिजन नाम का एक न्यूज़पेपर भी चलाया है, तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा, और क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर यहाँ पर ए है। ठीक है, सो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज पूरा क्लास से ही आया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि निम्नलिखित फलों पर विचार करें।
पपीता, अनानास और अमरूद, इनमें से ये कहा गया है कि उपर्युक्त में से कितने 16वीं और 17वीं सदियों में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाए गए। मतलब इनमें से कौन कौन से फल जो हैं वो पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए। तो जब मैं यहाँ पर क्लास में पुर्तगालियों के बारे में डिस्कस कर रहा था तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि भारत में पुर्तगालियों के आगमन से क्या क्या चीजें आई। तो सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगालियों ने जहाज निर्माण की एक नई श्रृंखला शुरू की। पुर्तगालियों के आने से हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस लगी और यहाँ पर गोथिक स्थापत्य कला, जिसका यहाँ पर मैंने ये एक पिक्चर भी दी है। और इसके साथ साथ पुर्तगालियों के आने से भारत में कुछ फल और सब्जियां भी आई हैं। तो फलों में यदि हम देखें तो अनानास, पपीता, अमरूद और काजू है। और यदि हम सब्जियों में देखें तो आलू, लाल मिर्च, शकरकंद और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने तंबाकू जो है वो भी लिखा था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज क्लास में ही डिस्कस हुआ था। तो ये तीनों फल जो हैं ये पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए थे। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, सो यहाँ पर पपीता, अनानास और अमरूद ये सभी जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा ही लाए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसमें क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ईवी रामास्वामी नायकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भास्कर राव जाधव और दिनकर राव जवलकर। तो यहाँ पर देखिए मैं इस बात को डिस्कस भी कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को चलाया गया। और इस तरीके से ये वाला जो पॉइंट, ये वाला हालांकि क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस हुआ था। और जब मैं यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन पढ़ा रहा था तो मैंने यहाँ पर इस बात को डिस्कस भी किया था। तो इसका सही आंसर जो है वो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के नाम से है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो 16 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन एज इट इज जो है वो क्लास के डिस्कशन से आए। 2 क्वेश्चन जो हैं जिसमें एक क्वेश्चन था आर्ट एंड कल्चर का, जो कि गंधर्व महाविद्यालय के बारे में पूछा गया था कि विष्णु शास्त्री पलुस्कर के द्वारा गंधर्व महाविद्यालय जो है वो कहाँ खोला गया। तो वो उसका सही आंसर 1901 में लाहौर में है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि असहयोग आंदोलन के समय जो अभियुक्त थे उनके बचाव पक्ष में कौन कौन लोग शामिल थे। तो यहाँ पर ये चीजें जो हैं वो डिस्कस नहीं हो पाई थी, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस नहीं हुए थे। बाकी 14 क्वेश्चन जो हैं वो एज इट इज क्लास से ही आए थे। और ये क्लासेस जो हैं वो सारी पेड क्लासेस ही थी। तो पेड क्लासेस के माध्यम से हम लोग चूंकि काफी डीप में उसको डिस्कस करते हैं और यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो पेड क्लासेस से ही आए थे। ठीक है, सो आप सभी लोगों का धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। पेड क्लास का क्या महत्व है ये भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पेड क्लास में जो है वो हम लोग काफी डीप में डिस्कस करते हैं। जो भी मैं नोट्स देता हूं उसमें नोट्स में भी काफी सारी इंफॉर्मेशन रहती है ना। तो मेरा आपसे यही कहना है कि यदि आपने अभी तक पेड कोर्स नहीं लिया है तो आप पेड कोर्स जो है वो जरूर लें। हिस्ट्री में मैं आपको जो है वो इस बात का एक विश्वास दिलाना चाहूंगा कि लगभग 90% क्वेश्चन जो है वो एज इट इज क्लास नोट्स से ही या डिस्कशन से आते हैं। और साथ ही साथ जो है जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं उसमें भी काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो आप में से जो भी लोग पहली बार आज इस चैनल पर आए हैं उनसे मैं चाहूंगा कि ये मेरे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से यहाँ पर हम लोग क्लासेस के लिंक्स, क्लासेस के PDF और सबसे इंपॉर्टेंट मेंस की आंसर राइटिंग मैं कराता हूँ। तो हर हफ्ते मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन देता हूँ और 2 क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो बच्चे लिखते हैं, फिर वो कॉपीज चेक होती हैं और उनको नंबर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ उनकी गलतियां भी बताई जाती हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और प्रमोट करें, है ना। और इसी तरीके के वीडियोस हम लोग आगे लाते रहेंगे। और मैं फिर से सभी से कहना चाहूँगा कि मेंस का जो अपना क्लासेस हैं या फिर जो पेड क्लासेस हैं इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। इसमें काफ़ी डीप में डिस्कस होता है और जो डीप में डिस्कशन होता है उसी से ही हमें एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी फायदा मिलता है।
ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने ग्रुप में इसे प्रमोट करें। ठीक है।